में बताइए, और जब आप कारण और प्रयास बता देंगे तो अंतिम स्थिति में जो आपको एक्सप्लेन करना होगा वो होगा समाधान। ठीक है, तो अब हम नक्सलवाद के कारणों को, हमने विकास की अवस्थाएं देख ली, तो इन अवस्थाओं में अलग अलग समय पर अलग अलग कारण थे, लेकिन हम कारणों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो नक्सलवाद को उत्पन्न करने या नक्सलवाद की परिस्थितियों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी मानी जा सकती हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण नक्सलवाद वर्तमान में दिखाई देता है। तो नक्सलवाद के कारणों को यदि हम समझना चाहें तो दो तरीकों से इनको समझा जा सकता है। एक, हमारी सीमाएं, यानी नक्सलवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारी कुछ गलतियां थी, और दूसरा नक्सलियों की योग्यताएं या उनकी क्षमताएं, मतलब हम में कुछ कमी थी और उनमें कुछ अच्छाई थी, तभी तो वो सफल हो गए। यदि हम हमारी या सरकार की सीमाओं की बात करें या हमारे साथ जो सीमाएं रह गई, तो उन सीमाओं में फिर कारणों को आप एक के अंतर्गत अभिव्यक्त कर सकते हैं। भौगोलिक सीमाएं हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत हमने बताया कि नक्सली ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हैं जो त्रिसंगम बिंदु को अपनाते हों, जिसके कारण नक्सली प्रसार करना बहुत आसान होता है, और नक्सलियों द्वारा की गई गुरिल्ला वॉर इन भौगोलिक कारणों से ही संभव है। दूसरा, राजनीतिक कारणों में यह माना जाता है कि नक्सलियों को गाहे बगाहे राजनेताओं का समर्थन अलग अलग तरीकों से मिलता रहा है। आपने नाम सुना होगा केपीएस गिल, जो पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ऑपरेशंस के खिलाफ सलाहकार नियुक्त किया गया, लेकिन जब उन्होंने अपना पद छोड़ा तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे ये कहा गया कि आपको बहुत सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं है। अब किसने कहा, क्यों कहा, सही कहा, गलत कहा, लेकिन ये संदेह तो पैदा होते ही है कि क्या वास्तव में सरकारों की, विशेषकर राज्य सरकारों की मंशा नक्सलवाद को समाप्त करने की रही है, या फिर चुनावी या वोट बैंक की राजनीति के चलते नक्सलियों या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो दबंग हैं उनके साथ उनका एक गठजोड़ भी दिखाई देता है, और ऐसे गठजोड़ के कई उदाहरण भी सामने आए हैं। इसे बड़े कारण के तौर पर नक्सलवाद के माना जा सकता है। प्रशासनिक संदर्भ में प्रशासनिक शून्यता एक बहुत बड़ा कारण है। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं नक्सलियों के नियंत्रण में जहां पर मूलभूत सुविधाओं की बात तो आप छोड़ दीजिए, पहुंच भी संभव नहीं है। तो सड़क, बिजली, संचार, स्कूल, अस्पताल, सरकारी अधिकारी, सरकारी कार्यालय, इन सब से बहुत दूर वो एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम के दौर में जी रहे हैं और बेसिक एमिनिटीज के लिए परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर ये प्रशासनिक वंचना या हीनता भी नक्सलवाद को जन्म देगी। नक्सलवादियों को जो सबसे बड़ी चिंता सताती है वो है उन पर सांस्कृतिक आक्रमण। बाहरी लोग जो नक्सली क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों पर कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ बाजारों का निर्माण हो रहा है, वहाँ उद्योगों का निर्माण हो रहा है, इन सब कारणों से नक्सली जो हैं वो नाराज आदिवासियों को अपने साथ ले लेते हैं और सांस्कृतिक अस्मिता के नाम पर नक्सलवादी सक्रिय हो जाते हैं। एक और संकट जल, जंगल, जमीन का संकट माना जाता है। 1980s में फॉरेस्ट कानून बनाकर इनके वन अधिकारों को छीने जाने की बात है। हालांकि बाद में ये अधिकार पुनः सुनिश्चित किए गए, लेकिन वन अधिकारों को छीना जाना, उनकी आजीविका को छीना जाना, पर्यावरण कानूनों को कठोर किया जाना, वन कानूनों को कठोर किया जाना, इससे आदिवासियों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और ये भी नक्सलवाद के से जुड़ने का एक कारण बना। आर्थिक विषमता एक बहुत बड़ा कारण है, जहां किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी या ऐसे लोग, हथकरघा, हस्तशिल्प से जुड़े लोग, छोटे ग्रामीण शिल्पकार जो हैं, जब औद्योगिकरण ने, नगरीकरण ने, वैश्वीकरण ने उनके रोजगार छीन लिए तो वे भी नक्सलियों से जुड़ गए, कुछ स्पीड मनी के चक्कर में, कुछ बेरोजगारी दूर करने के लिए। तो इसे भी कारण के तौर पर देखा जाता है। ठीक, कॉर्पोरेट शोषण का नाम दिया जाता है नक्सलियों के विस्तार के लिए। ठीक, इसके अलावा यह कहा गया कि नक्सलियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राष्ट्र विरोधी ताकतों का सक्रिय सहयोग मिला, और यह सक्रिय सहयोग भी नक्सलवाद के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा कारण बना। यह माना जाता है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का ना होना, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का ना होना, पुलिस और सैन्य बलों में कोऑर्डिनेशन का ना होना, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और जो सैन्य बल है उनके बीच कोऑर्डिनेशन का ना होना, यानी एक विशुद्ध कारण आप बताएंगे समन्वयन का अभाव। विभिन्न प्रकार के समन्वय जो नक्सलियों से लड़ने के लिए चाहिए वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। एक कारण न्यूटन मूवी में दर्शाया गया था कि किस प्रकार नक्सलियों से लड़ने के लिए जो आधुनिक शस्त्र चाहिए, जो प्रशिक्षित सैन्य बल चाहिए, उसके स्तर पर संकट देखा जाता है। नक्सलियों में जब भर्ती होती है तो उस भर्ती का अभियान हमारी पुलिस भर्ती के अभियान से ज़्यादा व्यवस्थित नजर आता है कई बार, और उसके क्वालिफिकेशंस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब ऐसी स्थिति में नक्सलियों से लड़ने के लिए, पहाड़ों पर उनके पीछे दौड़ने के लिए, चलने के लिए हमें कॉम्बैट फोर्सेस की जरूरत है, जो हमने ग्रे हाउंड, कोबरा, बस्तरिया इन नामों से बाद में बनाई है। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर ऐसी सक्रिय क्या कहेंगे
कैपेबल फोर्सेस का ना होना भी नक्सली संकट पे बढ़ने का एक कारण है। और एक कारण मैंने आपको बताया था कि हमें समय समय पर मौके मिले कि हम नक्सलवाद को रोक सकते थे। एक 70s की शुरुआत में था, एक 90s के अंत में था, लेकिन हम उससे निपटने में विफल रहे। इन सारे कारणों से परे यदि कोई मुझसे एक बड़ा कारण पूछे कि भाई एक कारण बताइए कि नक्सलवाद क्यों नहीं रुक पाया, तो मैं कहूंगा कि नक्सलवाद के संदर्भ में सरकार में रणनीतिक स्पष्टता का अभाव है। रणनीतिक अस्पष्टता का मतलब है सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है कि नक्सलियों से गोली की भाषा बोलनी है या बोली। सरकार अभी तक नहीं तय कर पाई है कि नक्सली हमारे राह से भटके हुए लोग हैं या एंटी नेशनल्स या देशद्रोही। सरकार अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि उनके खिलाफ सेना का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग नहीं किया जाना चाहिए वो कह रहे हैं कि भाई ये बाह्य सुरक्षा की चिंता नहीं है, सेना तो बाह्य सुरक्षा से लड़ती है। दूसरा, सेना का यदि प्रयोग किया जाता है तो सेना जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, तो नक्सलियों के साथ बहुत सारे निरीह आदिवासी या ग्रामीण भी पिसेंगे, उनकी भी हत्याएं होंगी, उनको भी ऑपरेशंस में नुकसान उठाना पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि सेना का प्रयोग तो देश के दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है, नक्सली तो राह से भटके लोग हैं, तो उनके खिलाफ सेना का प्रयोग क्यों किया जाए। तो इस तरीके से भी कई बार प्रश्न बनते हैं कि क्या नक्सलियों के खिलाफ सेना का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे गृह मंत्रालय की ये घोषित लाइन है कि नहीं, अभी सेना का प्रयोग करने की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सेना का प्रयोग नहीं करेंगे ये एक बात है, लेकिन इसको डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है कि शेर आ सकता है। बहुत बड़ा डर होता है बजाय इसके कि शेर पक्का नहीं आएगा। हमारी ये घोषणा, मतलब ये मेरे समझ से परे है या शायद मैं ना समझ पाया हूं कि नक्सलियों के खिलाफ सेना के प्रयोग ना करने को घोषित रूप में बताने की क्या जरूरत है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम सेना का सीमित प्रयोग करेंगे, आपदावादिक प्रयोग करेंगे, हम इंटेलिजेंस के लेवल पर प्रयोग करेंगे, जो हम करते भी हैं, हम ड्रोन्स के लेवल पर प्रयोग करेंगे, हम निगरानी के लिए प्रयोग करेंगे, हम कॉम्बैट बटालियंस का प्रयोग करेंगे, हम विशेष बलों का प्रयोग करेंगे, ताकि नक्सलियों में ये डर बना रहे। मुझे अभी भी याद है कि एक बार नागा बटालियन नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ भेजी गई थी। नक्सलियों में अभी तक खौफ है उस बटालियन का, क्योंकि वो उनकी ही तरफ पहाड़ों पर चढ़ने, गुरिल्ला वॉर करने में दक्ष लोग थे। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं होगा। और इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार, और शायद सरकार ने 2014-15 के बाद या 12 के बाद ये रणनीति अपनाई भी है कि नक्सलियों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और एक स्पष्ट रणनीति के तहत काम होगा। नीतिगत विरोधाभास की समस्या नक्सलियों से लड़ने में हमारे लिए सबसे ज्यादा, क्या कहेंगे, कमजोरी का कारण बनी है, और इसलिए नक्सलवाद का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ है, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, हमारी कमियां क्या रही वो एक बात है, लेकिन हमारी कमियों से परे नक्सलियों की ताकत क्या रही ये भी तो एक प्रश्न हो सकता है कि कुछ हम कमजोर थे, कुछ नक्सल समझदार थे, जिसके तहत नक्सली इतने ताकतवर बने। और नक्सलियों की योग्यताओं में जो सबसे पहली चीज है, जो हमारी विफलता थी, हमारी रणनीतिक विफलता थी, उनकी रणनीतिक सफलता है। और रणनीतिक सफलता यह है कि नक्सलवादियों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए एक वेल डिफाइंड 3 फेज्ड स्ट्रैटेजी बनाई है। अब इस स्ट्रैटेजी को बताते हुए डर हमेशा बना रहता है कि कोई पूछ लेगा सर आपको बताई है क्या। तो नहीं, मुझे बताई नहीं है, लेकिन उनके कार्य करने के तरीके से यह देखा जा सकता है कि उन्होंने 3 चरण में अपने विस्तार की रणनीति बनाई है, और इन 3 चरणों को उन्होंने अलग अलग नाम भी दिया है। पहला है तैयारी का दौर, ठीक, द एरा ऑफ प्रिपरेशन। ये वो दौर है जिसमें नक्सली अपनी विचारधारा को फैलाते हैं। ये वो दौर है जिसमें नक्सली अपने समर्थकों को जुटाने का प्रयास करते हैं। ये वो दौर है जिसमें नक्सली शहरों में, गांवों में अपने समर्थक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये वो दौर है जिसमें नक्सली स्लीपर सेल्स तैयार करते हैं। यानी कुल मिलाकर नक्सलवाद की विचारधारा को, नक्सलवाद के संगठन को, नक्सलवाद के जनाधार को बढ़ाने का प्रयास, ये है तैयारी का दौर। और जब तैयारी का दौर पूरा हो जाता है तब, और बुद्धिजीवियों के बीच या फिर कहेंगे दलितों के बीच, वामपंथियों के बीच, कॉमरेडों के बीच, जिसको बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के समूहों के बीच, या पीड़ित किसानों और मजदूरों के बीच नक्सली विचारधारा फैलने लगती है, तो वे दूसरे लेवल पर आते हैं, जिसे वो कहते हैं प्रदर्शन का दौर। तो पहला है तैयारी का दौर और दूसरा कहलाता है प्रदर्शन का दौर। इसे कहते हैं एरा ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। और एरा ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत अब नक्सली वैधानिक और गैर वैधानिक दोनों तरीकों से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। वैधानिक तरीकों में नक्सली आउटलेट्स काम करने लगते हैं, जैसे एनजीओज हैं, वो मानव अधिकारों की आवाज उठाएंगे। सेना, पुलिस, अर्धसैन्य बलों के बीच सरकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाएगा, जुलूस निकालकर, झांकियां निकालकर, धरना प्रदर्शन करके सरकार का विरोध जताया जाएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में आयोजन करके नक्सली अपनी बात को फैलाने की कोशिश करेंगे। और गैर वैधानिक तरीकों पर फिर हिंसात्मक हमले, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, तो सैन्य बलों पर हमले, ये सब उनके प्रदर्शन का दौर है जिससे वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और प्रदर्शन के दौर में कार्य करते करते नक्सली जब किसी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं, तो फिर तीसरा दौर आता है जिसे कहते हैं जन सरकार का दौर।
और इस दौर में नक्सली ये घोषणा करते हैं कि सर्वहारा गणतंत्र की स्थापना हो चुकी है। ये नक्सलियों का गोल है, सर्वहारा गणतंत्र, ठीक, पीपल्स रिपब्लिक, जैसे चाइना के संदर्भ में बात की जाती है ना, कि स्थापना हो चुकी है, जनता की सरकार की स्थापना हो चुकी है। और इस क्षेत्र में अब वो समानांतर सरकार चलाते हैं जहां भारत की प्रभुसत्ता को खुली चुनौती दी जाती है, जहां वो क्लियरली अपनी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के माध्यम से भारत की संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देते हैं, जन अदालतें लगाकर अपना न्याय करते हैं और संसाधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जब इतने व्यवस्थित तरीके से कोई काम करेगा तो निश्चित तौर पर उसके सफल होने की संभावना जरूर हो। दूसरे लेवल पर नक्सली एक प्रभावी संगठन के माध्यम से काम करते दिखते हैं। यदि आप नक्सली पदसोपान को देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे पुलिस प्रशासन में होता है ना कि डीजीपी है, आईजी है, डीआईजी है, एसपी है, तो ऐसे ही नक्सलियों का भी ऊपर से नीचे तक जो है एरिया कमांडर, कोर कमांडर, जोनल कमांडर, जिला कमांडर और सबसे निचले लेवल पर पैदल सैनिक जिनको हम कहते हैं नक्सली सिपाही, ऐसे एक व्यवस्थित पद सोपान के माध्यम से नक्सलियों को काम करते देखा गया है। इसके अलावा नक्सली एक बड़े स्तर से संसाधन जुटाने के लिए भी काम करते हैं। नक्सलियों द्वारा खनन माफिया, वन माफिया, औद्योगिक कार्य करने वालों के साथ रॉयल्टी ली जाती है या संसाधनों के माध्यम से। दूसरे लेवल पर उनके द्वारा डकैती की जाती है, सरकारी संसाधनों की लूट की जाती है। इसके अलावा उनके द्वारा वसूली की जाती है, जिसको हफ्ता वसूली या फियर वसूली कहते हैं, उसके द्वारा वो पैसा वसूलते हैं, लाल सलाम भेजकर पैसा वसूल लेना। इसके अलावा नक्सलियों के पास अब नक्सली अनैतिक व्यापारों से जुड़ गए हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदिवासी महिलाओं की तस्करी से नक्सलियों का जुड़ाव देखा गया है, ठीक, ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध शराब का व्यापार, तो अनैतिक व्यापार से नक्सली जुड़ रहे हैं। इवन चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप भी नक्सलियों से लग रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि नक्सली अपने रास्ते से भटक रहे हैं, क्योंकि वो अनैतिक अवैध कार्यों में भी अब बड़े पैमाने पर संलग्न हैं, लेकिन इससे उनको बड़े पैमाने पर पैसा मिल जाता है। इसके अलावा देश के अन्य आतंकी संगठनों से और देश विरोधी ताकतों से, विदेशी एनजीओ से भी उनको भारी फंडिंग होती है, जिसके आरोप गृह मंत्रालय के माध्यम से नक्सली संगठनों पर और अर्बन नक्सलीज के संदर्भ में अलग अलग समय पर लगाए गए हैं। तो ये भी नक्सलवाद की ताकत के तौर पर देखा जाएगा। इसके अलावा नक्सलवादी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, ये एक घटना है, ये चलाते हैं, जिसके तहत समय समय पर वो आत्मसमर्पण की बात करके, सरेंडर की बात करके, सीज फायर की बात करके सरकार से टाइम बाय कर लेते हैं और उस समय का प्रयोग अपने आप को मजबूत बनाने में, अपने आप को ताकतवर बनाने में करते हैं। इसी को कहते हैं टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। और इसी कैंपेन के दौरान वो बड़े पैमाने पर अपना भर्ती अभियान चलाते हैं या लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से नक्सली सफल रहे हैं। एक और बात या सबसे बड़ी बात जो नक्सलियों को सफल बनाने के लिए सहायक है, मुझे लगता है, वो ये है कि वो स्थानीय लोगों का ब्रेन वॉश करने में सफल रहे हैं और इसीलिए उनको लोकल सपोर्ट मिलता है, लोकल इंटेलिजेंस मिलती है और इसीलिए उनकी मुखबिरी पुलिस की मुखबिरी से ताकतवर होती है और वो बड़े पैमाने पर उन घटनाओं को करने में सफल होते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए चुनौती है। तो उनके द्वारा आदिवासियों का दिल जीतना, रॉबिन हुड की छवि बनाकर अपने आप को प्रचारित करना, इस मामले में सफल होना भी उनकी बहुत बड़ी ताकत मानी जाएगी या उनकी बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा। तो ये नक्सली सफलता के हैं और हमारी असफलता और उनकी सफलता ही कहीं ना कहीं नक्सलवाद को बड़े पैमाने पर प्रसारित करने का कारण बन रही है। तो नक्सलवाद के कारणों को समझने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि नक्सलवाद का प्रभाव किस रूप में दिखता है। अब जैसे ये शब्द हमारे सामने आता है कि भाई नक्सलवाद हमको कैसे प्रभावित करता है, तो हमारे मन में स्वाभाविक सी बात है कि हम यही मानेंगे कि नक्सलवाद का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देयर आर टाइम्स जब आपको कुछ खराब चीजों में भी कुछ अच्छाइयां खोजनी चाहिए और निश्चित तौर पर नक्सलवाद के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देते हैं। अब यहां समझिए, जब नक्सलवाद विचारधारा की लड़ाई था, जब नक्सलवाद भूमिहीनों की लड़ाई था, जब नक्सलवाद वंचितों की लड़ाई था, जब नक्सलवाद सर्वहारा का संघर्ष था, यानी जब नक्सलवाद ठीक वर्ग संघर्ष की विचारधारा से जुड़ रहा था, तो उस दौर में इसके कई सकारात्मक परिणाम हमको सामने दिखाई दिए, जिसमें सबसे बड़ा परिणाम जो था वो था समाजवादी विचार का मजबूत होना, यानी समानता और न्याय के विचार का मजबूत होना। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ जो अगड़ा और पिछड़ा वर्ग है उसकी दूरी का धीरे धीरे मिटना और वंचितों की लड़ाई जो इन्होंने लड़ी वो अपने आप में एक पॉजिटिव के तौर पर देखा जाता है। तो पॉजिटिव में भूमि सुधार को गति, ये पहला पॉजिटिव बोल सकते हैं आप। भूमिहीनों को भूमि की प्राप्ति,
चाहे नक्सलियों के डर से ही हुई हो, ये दूसरे पॉजिटिव के रूप में बता सकते हैं आप। समाज में समता मूलक व्यवहार, ये तीसरे पॉजिटिव के तौर पर बता सकते हैं आप। या फिर सामंतवादी सोच में कमी, फ्यूडल माइंडसेट जो होता है कि मैं अगड़ा हूं तुम पिछड़े हो, वो सोच समाज से मिटने लगी, चाहे नक्सलियों के डर से ही हो। इसके बाद प्रशासनिक अत्याचार में कमी। अब जो हमने बताया था नक्सलवाद शुरू ही इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस वालों ने मिलकर या सरकारी तंत्र ने मिलकर शोषण किया था, तो प्रशासनिक अत्याचार में कमी आई, ये भी नक्सलवाद के पॉजिटिव के तौर पर देखा जाता है। वंचितों का सशक्तिकरण हुआ, वंचितों में अपने अधिकारों की चेतना जगी, आदिवासियों का संगठन हुआ, आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए या उभर कर सामने आए, राजनीतिक जवाबदेहिता की मांग बढ़ी, प्रशासनिक क्या कहेंगे कार्यकुशलता की मांग बढ़ी, या मेरे संसाधनों पर मेरा अधिकार है, मेरे जंगल मेरे हैं, मेरे खदान मेरी हैं, मेरा लोहा मेरा है, मेरे खनिज मेरे हैं, ऐसी विचार लोगों के मन में आया। ये सारे नक्सलवाद के पॉजिटिव्स हैं। लेकिन ये पॉजिटिव्स धरे के धरे रह जाते हैं जब नक्सलवाद अपनी विचारधारा से भटक जाता है। और नक्सलवाद अपनी विचारधारा से कैसे भटका, ये अपने आप में प्रश्न है। तो आप कहेंगे कि जब नक्सलवाद ने अपने आप को वंचितों का संरक्षक नहीं संहारक बना दिया, जब नक्सली खुद ही आदिवासियों की हत्या करने लगे, जब नक्सली खुद ही आदिवासियों को लूटने लगे, जब नक्सली खुद ही आदिवासियों से वसूली करने लगे, तो वो गरीबों के रक्षक नहीं भक्षक हो गए। और ऐसी छवि के साथ नक्सलियों का समर्थन जनता नहीं कर सकती। दूसरी बात जहां नक्सलवाद अपनी रास्ते से भटका, वो पहले निस्वार्थ लड़ाई था, बाद में स्वार्थपरक लड़ाई में बदल गया। लड़ाई पैसों के लिए थी, लड़ाई नेतृत्व के लिए थी, लड़ाई संगठन पर कब्जे के लिए थी। तो जब नक्सलवाद में आर्थिक आकर्षण पैदा हो गया, भ्रष्टाचार आ गया, तो अपने रास्ते से भटक गया। तीसरी बात, जब नक्सलवाद नेतृत्व की लड़ाई से जुड़ गया तो उसमें कमजोरी आ गई। फिर नक्सलवादियों ने कुछ ऐसी नृशंस घटनाएं भी की जिसके कारण उनकी छवि बहुत धूमिल हुई। जैसे उन्होंने बाल संगम बनाया। अब एक तरफ भारत सरकार कह रही है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देंगे और राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं आर्टिकल 21A में। दूसरी तरफ नक्सली बोल रहे हैं 6 से 14 साल के बच्चों को नक्सली भर्ती करेंगे, हाथ में बंदूक देंगे। तो एक इमेज का अंतर तो पैदा होता है। इसी प्रकार नक्सलियों ने रक्षा प्राचीर नाम का विचार लाकर लड़ाई के दौरान महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्शन वॉल बनाकर खड़ा करना शुरू कर दिया। नक्सलियों ने शवों में, जो सैन्य बलों के पुलिस वालों के शव होते हैं, उसमें बॉम्ब्स रखकर नृशंस हत्याएं करनी शुरू कर दी। तो नक्सलियों की ऐसी सारी घटनाओं के कारण, या जन अदालतों में उनके द्वारा गला रेत देना, फांसी पर चढ़ा देना, अंग भंग कर देना जैसे अमानवीय कृत्य किए गए, तो इन सब से उनका जो स्थानीय जन समर्थन था वो जाता रहा। और ये समझ में आ गया कि अब नक्सलवादी विचारधारा के लिए समर्पित वामपंथी कैडर नहीं रहा। अब ये सत्ता संसाधन के लालच में या सत्ता संसाधन के लिए लोलुप लोगों का एक संगठन बनकर रह गया है। और यही कारण है कि 2004 के बाद से या 2000 के बाद से आप ये देखते हैं कि नक्सलियों का जन समर्थन धीरे धीरे घटता जाएगा। भले ही इस दौर में नक्सली ताकतवर नजर आए, लेकिन नए दौर में नक्सलियों का जन समर्थन घटता जाएगा। और इसके घटने का सबसे बड़ा उदाहरण, नक्सलियों के खिलाफ आदिवासी खुद ही हथियार उठा लेंगे, जिसे सलवा जुड़ूम आंदोलन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था, जिसे सलवा जुड़ूम कहा जाता है। सलवा जुड़ूम एक गोंडी भाषा का शब्द है, ठीक। तो सलवा साथ चलो रे के लिए होता है, जुड़ूम शब्द के लिए कहा जाता है ये प्यूरिफिकेशन हंट है। प्यूरिफिकेशन हंट मतलब इसको कहा जाता है शुद्धता की लड़ाई है। सलवा जुड़ूम के बारे में 3 शब्द मैंने कहा हो सकते हैं। एक, ये प्यूरिफिकेशन हंट है। दूसरा, ये साथ साथ में की जाने वाली लड़ाई है, सलवा मतलब एक साथ। और तीसरा, ये कहा जाता है ये जर्नी फॉर पीस है, शांति की यात्रा है। इन सारे नामों, गोंडी शब्द में ये सलवा जुड़ूम का मतलब होता है। इन तीनों का मूल भाव ये था कि नक्सलियों के खिलाफ आदिवासी युवकों की सशस्त्र सेना तैयार की गई, जो नक्सलियों के खिलाफ उसी प्रकार गुरिल्ला लड़ाई लड़ती थी जैसे वो सैन्य बलों के खिलाफ लड़ते थे। तो जब आदिवासी समुदाय के लोग नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठा लेंगे, मतलब उनका जन समर्थन जाता रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब नक्सली अपने रास्ते से भटक गए तो फिर उनके कमजोर होने की स्थितियां बन गई। इसी दौर में मोदी जी ने छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान ये कहा था कि अब हमें नक्सलियों के खिलाफ 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी से चलना चाहिए। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है काउंटर प्रोपोगेंडा। काउंटर प्रोपोगेंडा का मतलब है यदि वो हमारी इमेज खराब करते हैं तो हम उनकी इमेज खराब करें। हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, हम आदिवासियों को, लोकल जनता को क्यों नहीं दिखा सकते कि हमने स्कूल बनाए थे, नक्सलियों ने गिरा दिए, हमने सड़क बनाई थी, उन्होंने तोड़ दी, हमने आपको बिजली प्रदान करने की बात की, उन्होंने खंबे उखाड़ दिए। मतलब हम आपका विकास करना चाहते हैं, वो विनाश करना चाहते हैं। दूसरी पॉइंट पर उन्होंने कहा रिवर्स प्रोपोगेंडा के बाद लोकल इंटेलिजेंस। लोकल इंटेलिजेंस से उनका मतलब था
कि जब उनके गुप्तचर हो सकते हैं हमारे बीच, तो हमारे गुप्तचर क्यों नहीं हो सकते उनके बीच। तो हमें सिविक एक्शन प्लान के द्वारा नक्सली क्षेत्रों में तीव्र विकास करके वहां की जनता का दिल जीतना होगा, ताकि वो भी नक्सलियों के खिलाफ हमारे मुखबिर बन सके, हमारी मदद कर सके। लेवल 3 पर उन्होंने कहा था रैपिड डेवलपमेंट, हमें इतनी तेजी से विकास करना होगा कि जनता को सोचने का समय ना मिले, और जब विकास होता दिखेगा तो वो विकास के विरोधी नक्सलियों से दूर हट जाएंगे। तो ये सारी बातें नक्सलियों से मोह भंग होने के बाद हम चौथे चरण के जो लास्ट चरण की स्ट्रैटेजी उसमें देखते हैं। हालांकि यहाँ पर हमको ये देखना है कि नक्सलियों की ये सारी अच्छी बातें अब हवा हो गई हैं, और इस समय जो दिखाई देता है वो नक्सलियों का दुष्प्रभाव है, और ये दुष्प्रभाव कई रूपों में दिखाई देता है। नक्सली घटनाओं का दुष्प्रभाव पहला तो जान और माल के संकट के रूप में दिखता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सरकारी संपत्ति के नुकसान के तौर पर दिखता है। तो जान माल की हानि, सरकारी संपत्ति को नुकसान, ये प्रत्यक्ष कुछ घटनाएं हैं। भय का मनोविज्ञान, भय का मनोविज्ञान मतलब नक्सली क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच में डर, और ये डर क्वालिटी ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 का उल्लंघन। ये भी देखा जा सकता है कि नक्सली खुले तौर पर संविधान को चुनौती दे रहे हैं, ये खुले तौर पर संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं, ये खुले तौर पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं, ये खुले तौर पर रूल ऑफ लॉ को चुनौती दे रहे हैं। ऐसी चुनौती एक संप्रभु सरकार को उचित शोभा नहीं देती, तो इस चुनौती से निपटना जरूरी है, तो इसे भी नेगेटिव के तौर पर देखा जा सकता है। नक्सली के दुष्प्रभाव हमको विकासात्मक अवरोध के रूप में भी दिखते हैं, क्योंकि नक्सली क्षेत्रों में, उनके नियंत्रण क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति बहुत धीमी है। बस्तर में टाटा ने भी उद्योग लगाने की बात की थी, लेकिन किसी कारण से उद्योग नहीं लग पाए। यहाँ ना नगरीकरण हो पा रहा है, ना औद्योगिकरण हो पा रहा है, ना बाजार बन पा रहे हैं, ना व्यापार बढ़ पा रहा है। तो विकास कार्यों का अवरोध हो जाना, ये भी एक दिक्कत है। नक्सली क्षेत्रों में प्रशासनिक शून्यता दिखती है, यहाँ पर प्रशासनिक कार्यालयों का अभाव दिखता है, जनता का प्रशासन से जुड़ाव बिल्कुल दिखाई नहीं देता। नक्सली क्षेत्रों में चुनाव करवाना कितनी बड़ी चुनौती है, उस पर एक मूवी बनी थी जिसमें बताया गया था कि नक्सली क्षेत्रों में इलेक्शन सिर्फ एक सांकेतिक प्रयास बनकर रह गए हैं। तो ये अपने आप में संकट है कि हम उन्हें राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ नहीं पा रहे हैं। नक्सली क्षेत्र के संसाधनों का दोहन हम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या है। और आज के दौर में जो नक्सलियों का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हमारे सामने उभर कर आया है, या जिसे हम नक्सली संकट में सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देख रहे हैं, उसका नाम है अर्बन नक्सल्स या शहरी नक्सली। तो शहरी नक्सलवाद जो है वो कोई स्वतंत्र विचार नहीं है कि अलग से कोई नया नक्सलवाद पैदा हुआ ये कि वर्ष 2004 में जब सारे नक्सली संगठन मिलकर सीपीआई माओइस्ट के रूप में सामने आए, तो सीपीआई माओवादी संगठन ने अपने नेतृत्व के साथ एक रणनीति अपनाई कि अब हमें अपना प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर करना है, और शहरों में हमें ना सिर्फ अपना जनाधार और समर्थक तैयार करने हैं, बल्कि शहरों के माध्यम से ही हमें सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, एक दुष्प्रचार की भी शुरुआत करनी है। तो 2004 में 2 आर्टिकल्स प्रकाशित हुए। पहले आर्टिकल का नाम था द स्ट्रेटेजीज एंड द टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, द स्ट्रेटेजीज एंड द टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन इन 2004, और दूसरे प्रपत्र का नाम था अर्बन पर्सपेक्टिव, आवर वर्क्स इन अर्बन एरियाज, अर्बन पर्सपेक्टिव, आवर वर्क्स इन अर्बन एरियाज 2007। इन दोनों दस्तावेजों की मूल भावना या मूल ध्येय ये था कि शहरी क्षेत्रों में नक्सल समर्थक कैडर और नेतृत्व को तैयार करना है। अब इस संदर्भ में उन्होंने उन फ्रिजाइल एरियाज और वर्गों पर फोकस किया जहां सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत स्वाभाविक था, और ऐसे वर्गों में उन्होंने उनके लिए जो शामिल थे, पहला था दलित समुदाय, दूसरा था आदिवासी समुदाय, तीसरा था बुद्धिजीवी जो सरकार की बुराइयों को निकालने के लिए जुटे रहते हैं, चौथा था विद्रोही कॉमरेड्स जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, ठीक, आप ये कह सकते हैं सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति बनाए रखते हैं, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जहां वामपंथ का प्रभाव ज्यादा है, उन्होंने उन पर फोकस किया। उन्होंने उन शहरों पर भी फोकस किया जहां आदिवासी बाहुल्य जनता है, सरकारी शोषण ज्यादा है, जहां सरकारी अत्याचार की बातें ज्यादा हैं, और इस तरीके से फोकस करते हुए उन्होंने इन एरियाज में अपने विचारों को प्रसारित करने, फैलाने की क्या की कोशिश की, और इस तरीके से अर्बन नक्सल शब्द उभर कर सामने आया। कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार का यह षड्यंत्र है कि वो अर्बन नक्सल बोल रही है, लेकिन 2012 में यूपीए सरकार ने भी 128 संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की अनुमति दी थी। 2012 में यूपीए 2 गवर्नमेंट मनमोहन सिंह सरकार ने 128 संस्थाओं को चिन्हांकित किया था, और ये कहा था कि ये संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर उन्होंने कहा था कि ये संस्थाएं अर्बन नक्सल्स और उनके समर्थकों के तौर पर हैं, और अर्बन नक्सल्स जो हैं जंगल में विद्यमान जो नक्सलवादी हैं उनसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। 2013 का एफिडेविट है, और इसमें यह कहा गया क्योंकि गांव के नक्सली मजबूर नक्सली हैं, जो गरीबी से नक्सली बने, जो बेरोजगारी से नक्सली बने, जो ब्रेन वॉश से नक्सली बने, लेकिन ये जो नक्सली हैं ये पढ़े लिखे, शहरी नक्सल की परिभाषा समझिएगा, संपन्न घरानों से आने वाले, संसाधनों से संपन्न और विचारधारा से विपरीत लोग हैं।
यानी अर्बन नक्सल्स मजबूर नहीं, मजबूत नक्सली हैं। मजबूर नक्सली का आत्मसमर्पण भी हो सकता है, मानसिक विचार बदल भी सकते हैं, लेकिन ये जो मजबूत नक्सली हैं ये कभी हृदय परिवर्तन की स्थिति में नहीं आते। ये तो नक्सलवाद की पौध तैयार करते हैं, ये नक्सलवाद की खेती करते हैं, ये नक्सलवाद की विचारधारा फैलाते हैं, ये नक्सलवाद का कैडर तैयार करते हैं। और इसलिए मजबूर नक्सलियों के खिलाफ भले ही हमारी रणनीति समझौते के आत्मसमर्पण की हो, मजबूत नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए और इन नक्सलियों को सही कानूनी व्यवस्था के तहत दंडित किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इतना सब कहने के बावजूद या इतनी सब प्रक्रिया के बावजूद यह देखा गया कि अर्बन नक्सलियों के खिलाफ कोई व्यवस्थित कार्यवाही होती हुई दिखाई नहीं दी यूपीए के दौर में। मोदी गवर्नमेंट के दौर में 2018 के करीब अर्बन नक्सली शब्द फिर से बहुत चर्चा में आया और घटना का नाम था महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव इंसिडेंट्स। और भीमा कोरेगांव इंसिडेंट्स में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचते हुए कुछ बुद्धिजीवी गिरफ्तार किए गए हैं और इन पर यह आरोप है कि इन्होंने ठीक वामपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर सरकार के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई है या सरकारी तंत्र में हत्या की योजना बनाई है। अब भीमा कोरेगांव इंसिडेंट पर देश के बुद्धिजीवी या देश का समाज या देश के समुदाय दो हिस्सों में बंट गए। एक वो था जो ये कह रहा था कि किसी भी स्थिति में देश के विरोध में विचार रखने वालों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति में यदि थोड़े भी सबूत हैं कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, तो इन पर कार्यवाही होनी चाहिए या इनकी गिरफ्तारी सही है। एक दूसरा तबका है वो ये कहता है कि अर्बन नक्सली शब्द को रीइन्वेंट किया गया है दक्षिणपंथी विचारधारा को सही और वामपंथी विचारधारा को गलत साबित करने के लिए, और सरकार द्वारा वो सभी विरोधी दल और विरोधी लोग जो सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार उनको डराना धमकाना और जेल में डाल देना चाहती है ताकि भविष्य में सरकार की सिर्फ तारीफों कोई विरोध ना हो। और इन समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चलाया जिसका नाम था मी टू अर्बन नक्सल, और बुद्धिजीवियों का एक बड़ा समुदाय इससे जुड़ा जिसका मानना था कि ये वर्तमान सरकार का षड्यंत्र है अपने विरोधियों को दबाने का। अब दोनों ही बातें अतिरंजित और एक पक्षी नजर आती हैं। वास्तविकता यह है कि यदि इन लोगों की गिरफ्तारी बिना आधार के की गई है तो न्यायपालिका इस बारे में संज्ञान लेकर स्पष्ट करेगी और सरकार को इस बारे में फटकार लगाएगी, और सरकार को उसके बाद मेरे ख्याल से क्षमा भी मांगनी चाहिए कि गलती हुई। लेकिन यदि इनकी गिरफ्तारी के कुछ भी आधार हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया जाता है, मान्य किया जाता है, तो फिर इनको संदेह के आधार पर ही सही राष्ट्र हित के लिए गिरफ्तार करने को गलत नहीं माना जाना चाहिए। तो मेरे विचार से अर्बन नक्सल्स पर जो क्या कहेंगे विरोधाभास पैदा हुआ है उसकी स्पष्टता तो उनके खिलाफ दायर केस और उनके खिलाफ साबित सबूत ही दे सकते हैं जो न्यायपालिका के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाएंगे। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि अर्बन नक्सल को आउटराइटली रिजेक्ट कर देना या अर्बन नक्सल है ही नहीं ये कह देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज हमारे कई शहरों में, अहमदाबाद हो, सूरत हो, मुंबई हो, नागपुर हो, रायपुर हो, आपका रांची हो, ऐसे कई शहरों में, ठीक, जहानाबाद हो, औरंगाबाद हो, कई शहरों में अर्बन नक्सल्स की पट्टियां मिली हैं। कई शहरों में यह देखा गया है कि अर्बन नक्सल्स आम आदमी की तरह स्लीपर सेल की तरह जीते हुए नक्सलियों के लिए विचारधारा, पैसा, कैडर जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए ये कहना कि अर्बन नक्सली हैं ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात होगी। चाहे वो नारायण सान्याल हो, चाहे वो अमिताभ बागची हो, चाहे वो कोबाद गांधी हो, जिन्हें अर्बन नक्सल्स के तौर पर गिरफ्तार किया गया है, उन्हें रूल ऑफ लॉ के तहत अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और वो इस बात को स्थापित करें, साबित करें कि उन्होंने राष्ट्र विरोध में कोई कार्य नहीं किया है। यही बात जेएनयू के लोगों पर भी लागू होती है और यही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस हिस्से पर भी लागू होती है। यही बात जादवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल के अंतर्गत भी लागू होती है और यही बात हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लोगों पर भी लागू होती है, जिन पर अर्बन नक्सल्स होने के बार बार आरोप लगते रहे हैं। They have to prove that they are nationalists and to prove that there is no better platform than our judiciary, or they can have their own social media platforms where जहां पर वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकते हैं या अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार नक्सलवाद के नकारात्मक प्रभावों में जो वर्तमान में सबसे मुखर शब्द है वो अर्बन नक्सल का हम बता सकते हैं। बाकी इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी संदर्भों में उस पर चर्चा की जा सकती है। अब प्रभावों से आगे जाकर हमें नक्सलवाद के खिलाफ सरकारी प्रयासों पर चर्चा करनी चाहिए कि सरकार ने क्या किया है, और फिर हम बताएंगे क्या किया जाना बाकी है। ठीक, भारत सरकार के नक्सलवाद से लड़ने के प्रयास कई हिस्सों में बांटकर समझे जा सकते हैं। मैं इन्हें संवैधानिक प्रयासों के अंतर्गत देखूं, मैं इन्हें वैधानिक प्रयासों के अंतर्गत देखूं, मैं इन्हें प्रशासनिक प्रयासों के अंतर्गत बता सकता हूं, मैं इन्हें विकासात्मक प्रयासों के अंतर्गत बता सकता हूं, और फिर मैं इन्हें
सुरक्षात्मक प्रयासों के अंतर्गत भी बता सकता हूं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में यदि संवैधानिक सुरक्षा की बात करें तो हमारी प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, न्याय से जुड़े, अखंडता से जुड़े जो विचार हैं वो इसके संदर्भ में देखे जा सकते हैं। हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत चाहे समानता के अधिकार हों, स्वतंत्रता के अधिकार हों, वो इसके एक हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्त तौर पर यदि हम कहें तो हमारा आर्टिकल 244 जहां संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का उल्लेख है और जो अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है, उसे नक्सलवाद या नक्सलवाद के विरुद्ध सरकारी सुरक्षा के तौर पर, संवैधानिक सुरक्षा के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि नक्सलवाद वंचितों की लड़ाई है तो हमारे भाग 16 में वंचित वर्गों के लिए आर्टिकल 330 से 342 के बीच जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें भी नक्सलवाद के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा का हिस्सा माना जाना चाहिए। और नक्सलवादी क्षेत्रों में यदि सरकार को प्रभावी कार्यवाही करनी है तो वह आपातकालीन उपबंधों के तहत भी कुछ हिस्सों पर कार्यवाही कर सकती है। तो ये संवैधानिक प्रयासों के अंतर्गत देखा जाएगा। कानूनी प्रयासों की यदि हम बात करें तो नक्सलवादी क्षेत्रों में ही 1958 से जिस कानून को लाया गया है, भले उसे बाद में लगाया गया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एफ्स्पा, यह कानून नक्सलवादी क्षेत्रों में प्रभावी हो सकता है। दूसरा कानून जो मैंने बताया, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून 1967, ये इस दिशा में उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा 1950 से 2020 तक बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स, निवारक निरोध कानून समय समय पर जारी किए गए हैं, चाहे वो 70 की शुरुआत में मीसा हो, कोफे पोसा हो, 80 के दशक में पोटा हो, 90 के दशक का टाडा हो, रासुका हो, या अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो जिसके तहत आपका एनआईए का गठन 2008 में किया गया है। ये सारे निवारक निरोध कानून जो आर्टिकल 22 के अपवाद के रूप में बनाए जा सकते हैं, वो भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारी सहायता कर सकते हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आदिवासियों के वन अधिकार हमने जिससे वापस दिए थे, वन अधिकार संरक्षण कानून, या आज वो 2006 का जो कानून है वह जल जंगल जमीन को लौटाने वाला कानून उपयोगी हो सकता है। या फिर 2013 में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास को लेकर जो कानून लाने की बात की गई, लैंड एक्विजिशन एंड लैंड सेटलमेंट से जुड़ा जो कानून, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़ा जो कानून लाने की बात की गई है, वो भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सहायक हो सकता है। SC/ST अत्याचार निवारक कानून 1989 का है, या फिर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1975 का है जो वंचितों को, SC/STs के अधिकारों की रक्षा के लिए है, वो भी हमारे लिए उपयोगी कानून के तौर पर हो सकता है। तो ये सारे कानूनों का उल्लेख यदि कर दें तो एक अलग से हिस्सा बन जाता है कि नक्सलवाद की लड़ाई में कानूनी लड़ाई कहां तक लड़ी जा सकती है। अब यदि हम नक्सलवाद की लड़ाई में प्रशासनिक प्रयासों की बात करें, सरकारी प्रयासों की बात करें, तो नक्सलवादियों से बातचीत की रणनीति, समझौते की रणनीति, सीज फायर की रणनीति, या फिर नक्सलवादियों के संदर्भ में या नक्सलवादी क्षेत्रों में चुनावों को करवाने की नीति, आत्मसमर्पण की नीति, तो मैं इन सबको प्रशासनिक राजनीतिक प्रयासों में मानूंगा। ठीक, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आसद्वार एग्जाम्पल है बिहार का, जहां पर पंचायती राज चुनावों के को इतने प्रभावी रूप से संपन्न किया गया कि गांव वालों ने ही नक्सलियों को वहां से बाहर कर दिया। तो पंचायती राज की रणनीति है, चुनाव